लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। पॉलिटिशियंस हैं, वो बिजनेसमैन हैं, वो जो करप्ट लोग हैं वो हैं, तो उनसे आप अपील करिए ना, है ना। आप आम जनता में अपील करने से तो कुछ होने वाला नहीं है। क्राइसिस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सही समय पे सही कदम नहीं लिए जा रहे। जो 14 किलो का सिलेंडर 950 का था वो 4000 5000 का हो गया। जो वो 1 किलो गैस भरवाते थे छोटे सिलेंडर में 100 रुपये किलो के हिसाब से वो 400 500 की हो गई। और अगर ई श्रम पोर्टल पे देखें तो 90% ने कहा कि हमें तो 10,000 से कम की कमाई है। तो जिसकी 10,000 की अगर कमाई मान लें और उसका 3,000 4,000 गैस में एक्स्ट्रा चला जाए तो बाकी उसके पास क्या बचेगा? आज वाकई हमारी इकोनॉमी ऐसे गंभीर दौर में है क्या? हमें क्या मानना चाहिए कि प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़े? आंकड़ा आया कॉमर्स मिनिस्ट्री का, उसमें दिखा कि पहले मार्च में तो 27-28% एक्सपोर्ट किया, अप्रैल में तो 35% मैंने बढ़ा दिया। घटाना चाहिए था। ये क्या समझ नहीं आता कि ये कैसी नीति है कि आप प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट देने के लिए आप उनको अलाउ कर रहे हैं। उसी तरह से आपको अपील करना चाहिए कि भाई जो एक्सपोर्टर है, जो एक्सपोर्ट कर रहा है ना, वो जल्दी पैसा वापस नहीं ला रहा, क्योंकि जितना डिले करेगा उसको उतने ज़्यादा रुपए मिलेंगे जब जैसे रुपया कमज़ोर होता जाएगा, है ना। क्या ये जो 6% का आंकड़ा है, ये वाकई अगर पीएम मोदी की अपील पर ध्यान दे दें तो सच में समाधान हो जाएगा? मोदी जी का भी टेस्ट है कि लोग उनकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर जो अमीर लोग हैं, अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो जो मोदी जी कह रहे हैं वो नहीं होने वाला है। नोटबंदी की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। आपने असंगठित क्षेत्र को पीट दिया। जो गलत जीएसटी आपने लगा दिया वो भी जो एक और जब समस्या का हो गया। जीएसटी भी गलत था। जीएसटी इसलिए हमारा जो R&D का कल्चर नहीं है देश में। हम अपने जो इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें खुली छूट नहीं देते सोचने की। अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो हम बोल देते हैं कि ये तो एंटी नेशनल है। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है, हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है देश में, है ना। तो अभी अंबानी जी ने $300 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करने को कहा है। बड़ी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो ट्रूथ सोशल पे जो मतलब ट्रम्प साहब ने कह दिया कि उन्होंने $300 बिलियन। अब वो $300 बिलियन वहाँ क्यों इन्वेस्ट हो रहा है? वो इंडिया में क्यों नहीं इन्वेस्ट हो रहा? पढ़ाकू नितिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब। धन्यवाद, नमस्ते। जब लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की वो अपील सुनी, 7 पॉइंटर्स जो थे, आपने भी सुनी होगी, आप तक खबर पहुंची होगी, तो एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर आपके मन में पहली प्रतिक्रिया उसे लेकर क्या थी? 73 दिन बहुत लेट आए, क्योंकि जो चीज़ शुरू में ही कर देनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और 73 दिन लेट होने का मतलब है कि फिर अर्थव्यवस्था पे ज़्यादा असर गहराता जाएगा। और वो हमारे जो गरीब लोग हैं, जो असंगठित क्षेत्र के हैं, उनके लिए बहुत परेशानी उससे होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर तो उन्हीं के ऊपर पड़ने वाला है। अगर हमने जरा भी गलती की तो उन्हीं के ऊपर असर होगा, क्योंकि उनके पास तो कोई सेविंग नहीं होती। जैसे कि पैंडमिक के दौरान हमने देखा, जो अजीम प्रेम जी ने एक स्टडी भी की थी कि 80% लोगों ने बोला कि हमारे पास इतनी सेविंग नहीं है कि हमारे पास अगर काम नहीं हो तो एक हफ्ते हम काम चला पाएँ। तो मतलब बड़ी उनकी प्रिकेरियस कंडीशन होती है। तो अगर हमने कुछ गलती कर दी, हमारी समस्या बढ़ गई, तो सबसे ज़्यादा असर इन्हीं 94% जो असंगठित क्षेत्र के इनके ऊपर होगा। तो यही मेरी सबसे पहली प्रक्रिया रही कि इतना देर कर दिया है। नहीं तो ये आप तो देरी कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने तो ये माना था शायद कि कोई समस्या है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले सरकार ने सोचा हो कि हो सकता है मैनेजेबल हो क्राइसिस, और फिर जब दिखा कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और अब तो युद्ध आगे बढ़ेगा, स्थितियां नहीं बदलेंगी, तो ये बात कह दी हो। इसमें क्या बुरा है? थोड़ा वेट करके कहा। नहीं, ऐसा है कि देखिए, 2 चीज़ें हैं। जितने भी युद्ध अभी देखें आप पिछले सालों में, कोई 4 साल से चल रहा है, कोई 10 साल चला, कोई 20 साल चला, तो कोई भी युद्ध ऐसा नहीं कि जो 1-2 हफ्ते का युद्ध रहा हो। तो इसलिए ये तो हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि ये ईरान बहुत बड़ा देश है ना, और उसकी भी कई ताकतें हैं। तो हालांकि इजराइल और अमेरिका मिला के बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं और बहुत उन्होंने हमला किया, 15,000 जगहों पे हमला किया, लेकिन ईरान खड़ा रहा, वो झुका नहीं। और ये हमको शुरू से जानना चाहिए था कि ईरान अपनी सॉवरेनिटी इतनी आसानी से खोएगा नहीं। तो युद्ध तो लंबा चल सकता था।
और युद्ध चलता रहता तो उसमें समस्या क्या आ रही थी? हमारे यहाँ तो भारत में तो युद्ध नहीं हुआ। समस्या ये थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उन्होंने बंद कर दिया, और उन्होंने कहा भी था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे, है ना। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से क्या असर है? ये है कि 20% जो दुनिया की जो एनर्जी सप्लाई है ऑयल और क्रूड की, है ना, गैस की और क्रूड ऑयल की, वो वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है। तो दुनिया में अगर आप देखें तो जितनी भी एनर्जी का इस्तेमाल है उसका 30% क्रूड से और ये गैस से आता है। तो अगर 30% में 20% कम हो गया तो 6% आपकी दुनिया में शॉर्टेज तुरंत हो गई। जो पहले 100-125 जहाज वहाँ से निकलते थे, 10 भी नहीं निकल रहे थे, है ना। तो आपको ये तो एंटिसिपेट करना चाहिए था कि ये एनर्जी की शॉर्टेज होगी। और एनर्जी की शॉर्टेज का मतलब क्या है? बिना एनर्जी के ना तो आप उत्पादन कर सकते हैं, ना डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ना कंजम्पशन कर सकते हैं। घर में खाना बनाना है तो आपको जो एनर्जी चाहिए, चाहे कोयला हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे गैस हो, कुछ भी। और क्योंकि हम लोग अब गैस की तरफ जा रहे हैं पिछले 30 साल से, तो अब गैस का प्रचलन बहुत हो गया। तो अभी हमने देखा कि जो हमारे जो गरीब लोग थे उनको वो गैस नहीं मिल रही थी, या मिल रही थी तो ब्लैक में मिल रही थी। जो 14 किलो का सिलेंडर 950 का था वो 4000-5000 का हो गया। जो वो 1 किलो गैस भरवाते थे छोटे सिलेंडर में 100 रुपये किलो के हिसाब से, वो 400-500 की हो गई। तो आप ये समझिए कि जो आम जो हमारा जो असंगठित क्षेत्र का व्यक्ति है जो काम करता है, तो अभी नोएडा में उन्होंने कहा हमें 10-11-12 हज़ार रुपये मिलता है महीने का। और अगर ई श्रम पोर्टल पे देखें तो 90% ने कहा कि हमें तो 10,000 से कम की कमाई है। तो जिसकी 10,000 की अगर कमाई मान लें और उसका 3,000-4,000 गैस में एक्स्ट्रा चला जाए तो बाकी उसके पास क्या बचेगा? वैसे ही नहीं कुछ बचता उसको तो खाने पीने के लाले पड़ गए। वो तो घर पे खाना नहीं बना पा रहा था, तो गांव जाने लगे लोग, है ना। सूरत पे आपने देखा कि किस प्रकार से 15 घंटे पहले ट्रेन आने के पहले लोग बाहर लाइन लगा के खड़े हुए थे, और फिर जब ट्रेन आई तो उसमें भगदड़ भी हुई। तो यानी कि जो गरीब आदमी असंगठित क्षेत्र का है उस पर तो तुरंत ही असर दिखा। तो ये जो है इसको सप्लाई शॉक बोलते हैं, कि एक जो एनर्जी है जिसका इस्तेमाल हर चीज़ में होगा, अगर एनर्जी की कमी होगी तो हर चीज़ में असर पड़ेगा, उत्पादन में असर पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन में पड़ेगा, कंजम्पशन में पड़ेगा, है ना। तो ये एक बड़ा सप्लाई शॉक है। दूसरा, क्योंकि जब दुनिया में कमी हुई तो क्रूड के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, 50% 70% बढ़ गए। तो एनर्जी के जब दाम बढ़ेंगे तो सब चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, है ना। तो इन्फ्लेशन भी शुरू हो गया। फिर अगर आप देखें तो ये जो क्रूड होता है ये सिर्फ एनर्जी नहीं है, इसमें बहुत तरह के केमिकल्स हैं, है ना। इसमें से हीलियम भी निकलती है जो आपके कंप्यूटर चिप्स बनाने में काम आती है। इसमें सल्फ़र होता है जिससे आप सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं जो माइनिंग में इस्तेमाल होता है। इससे फर्टिलाइज़र बनता है जो आपके खाने पीने के उत्पादन में आता है। फिर इसमें आपके फार्मास्यूटिकल्स के लिए केमिकल्स होते हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है। फिर जो आपके जो कपड़े में जो तागा है जो सिंथेटिक, वो उसमें से निकलता है ना। तो कपड़े वाले जो व्यापार में भी असर हो जाएगा। फिर आपका जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है उस पर असर हो जाएगा, क्योंकि वो भी केमिकल उससे, आपके घर में मग है, आपके घर में कुर्सी है, वो उससे बनता है ना। यानी कि आप देखिए कितनी चीज़ें उसमें से निकलती हैं, कोई एक चीज़ नहीं है वो सिर्फ एनर्जी। तो डबल ट्रिपल ये सप्लाई शॉक है ना। क्योंकि क्रूड बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ना। इसमें से एलपीजी भी निकलती है ना। तो एलपीजी की शॉर्टेज वैसे वहाँ से नहीं आ रही है, फर्टिलाइज़र वैसे पश्चिम एशिया से नहीं आ रहा है, और आपका फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो फूड पे आ जाएगा। एल्यूमिनियम वहाँ से आता है बहुत बड़ी मात्रा में, एल्यूमिनियम की शॉर्टेज आएगी तो एल्यूमिनियम के दाम बढ़ जाएंगे। तो आप ये देखिए ट्रिपल शॉक है ये कोई छोटा मोटा शॉक नहीं है। तो इसलिए इसका असर होना बहुत था। इसीलिए सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए थे। मैंने तो उसी समय कहा भी, लिखा भी कि लेट अस होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। जो मैंने पैंडेमिक के दौरान भी कहा कि लेट अस होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। कि अगर चलिए हफ्ते 10 दिन में ख़त्म हो जाता है तो हम लोग लकी हैं, पर ये लगता नहीं है। तो हमको तैयारी करके रखनी पड़ेगी कि अगर और स्थिति बिगड़ती है तो हमको क्या क्या असर होगा, उसके लिए आज क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने सुझाव दिया कि जो आप ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि एक तरफ आपका क्रूड कम आएगा, दूसरी तरफ आपके प्राइवेट रिफाइनरीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यानी कि जो आपके लिए घर के लिए उपलब्ध होगा वो कम हो जाएगा। और फिर जो अभी आंकड़ा आया कॉमर्स मिनिस्ट्री का, उसमें दिखा कि पहले मार्च में तो 27-28% एक्सपोर्ट किया, अप्रैल में तो 35% मैंने बढ़ा दिया। घटाना चाहिए था जिससे कि घर के लिए आपको क्रूड ऑयल की उपलब्धि हो, है ना, आपकी शॉर्टेज जल्दी ना हो जाए। तो उन्होंने बढ़ा दिया।
तो यानी कि ये क्या समझ नहीं आता कि ये कैसी नीति है कि आप प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट देने के लिए आप उनको अलाउ कर रहे हैं। नहीं तो शुरू से ही आप कह देते कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। बाकी देशों ने मार्च के पहले हफ्ते में ही जो कदम लेने शुरू कर दिए, हमने नहीं लिए कि हम तो मतलब सब झेल लेंगे। पार्लियामेंट में कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक है, हम तो मैनेज कर लेंगे। पर अगर आपका 35% एक्सपोर्ट हो रहा है और आपका 30% वहाँ से कम आ रहा है या 20% कम आ रहा है, जितना भी कम आ रहा है, तो आपके जो घर के लिए इस्तेमाल की है वो तो कम ही हो जाएगी। और धीरे धीरे आपके जो इंटरनल स्टॉक्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, है ना। जो पाइपलाइन में स्टॉक्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और मैंने सुना है कि जो रिफाइनरी होती है वो 1 हफ्ते का क्रूड का स्टॉक रखती है ना। बिल्कुल। और आपका स्ट्रेटेजिक रिजर्व 9.5 दिन का है, तो यानी 16.5 दिन का आपका है। और अगर आपका सिर्फ 30% ही आपको मिल रहा है, तो यानी कि आपका 48 दिन में ये सारा क्रूड स्टॉक आपका ख़त्म हो जाएगा। तो 48 दिन बाद क्या करेंगे, है ना। फिर तो धड़ाम से आप गिरेंगे। तो आपने ये जो नई कदम लिए, इससे चलिए लगा कि अच्छा इतने दिन ठीक चला, पर फिर उसके बाद एकदम क्राइसिस बहुत डीप हो जाएगा। तो वो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी का मतलब कि आज आप परेशानी को झेलते रहिए, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपको एकदम से बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, है ना। एक ऑप्टिमम आपको पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, ना कि अभी हम सब कुछ ठीक दिखाएं क्योंकि इलेक्शन हो रहा है, हम दाम नहीं बढ़ाएंगे, हम जो सप्लाई बराबर रखेंगे। हाँ, वो भी कारण था, इलेक्शन भी कारण था कि इसे थोड़ा लेट किया। हाँ, तो इसलिए मेरा मानना है कि कदम सही समय पे उठाना ही पॉलिसी मेकर का जो है अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है। नहीं तो पॉलिसी मेकर की अंडरस्टैंडिंग बहुत कमज़ोर दिखती है। लेकिन इतिहास में हम देखें तो जब भी देश पर आर्थिक संकट आया है, सरकारों ने जनता से त्याग की मांग की है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने एक दिन के उपवास के लिए कहा। 1991 में भी जो संकट आया तो बहुत सारी चीज़ों में हाथ खींच लिया गया। तो क्या आज वाकई हमारी इकोनॉमी ऐसे गंभीर दौर में है क्या? हमें क्या मानना चाहिए कि प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ गई? देखिए, जब अगर स्थिति बिगड़ जाएगी और क्योंकि आपने इतने दिन आपने काम नहीं किया जो करना चाहिए था, तो यानी कि स्थिति ज़्यादा बिगड़ रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी को आगे ये सब कहना पड़ा 73 दिन बाद, है ना। वो पहले भी कह सकते थे, है ना, पर इलेक्शन था, रिजल्ट थे, इसलिए उन्होंने नहीं कहा। पर तब तक स्थिति काफ़ी बिगड़ गई होगी, क्योंकि आपके हालांकि मिनिस्ट्री कह रही कि नहीं हमारे पास अभी भी रिजर्व वगैरह हैं, पर मेरा मानना है कि वो आंकड़े शायद सही नहीं हैं, क्योंकि कम तो आ ही रहा था। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का भी जो 3-4 दिन पहले आया, उन्होंने कहा कि अप्रैल में 10% कम आया। और फिर अगले सेंटेंस में बड़ी अजीब बात कि मार्च से 50% ज़्यादा था। यानी कि 10% कमी तो अप्रैल में थी और 60% कमी जो मार्च में थी। यानी कि एवरेज में 2 महीने में 30% की कमी तो हो ही गई। तो अगर वो कम आपके पास क्रूड आ रहा था, तो यानी कि आपके स्टॉक्स तो ख़त्म ही होने वाले होंगे। तो इसलिए आपको तो सही आंकड़े देने चाहिए, है ना। वो सही आंकड़े आप दे नहीं रहे, तो क्राइसिस ही होगा तभी तो प्रधानमंत्री ने इसे। दूसरी बात, एक जनरल अपील करना कि भाई ऑस्टेरिटी, कि आप बचत करिए, तो किसके लिए है? हमारे जो 94% असंगठित क्षेत्र हैं, उनकी तो कोई बचत ही नहीं है। वो तो वैसे ही ऑस्ट्रियर लाइफ जी रहे हैं। उनके पास तो खाने पीने की भी कमी है, उनके पास जो गैस की भी कमी है। वो क्या और कटौती करेंगे? वो ना सोना खरीद रहे, ना विदेश जा रहे। हाँ, वो तो 5% जो हमारे ऊपर के लोग हैं, वही हैं जो लग्जरी लाइफस्टाइल या कुछ मतलब लग्जूरियस कर रहे हैं। वही तो सैक्रिफाइस कर सकते हैं। जैसे आपने सही कहा कि वो सोना खरीदते हैं, विदेश जाते हैं, है ना। जो फिर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम हमारी, उसको भी रोक देना चाहिए था। उसमें $26 बिलियन का बाहर जाता है। और उसमें से भी मेरा मानना है कि $17-18 बिलियन तो ऐसा है जो कि एक तरह से लग्जरी है, क्योंकि उसमें $2.5 लाख अलाउड है साल का। $2.5 लाख का मतलब हुआ कि आपका करीब 2.25 करोड़ रुपया। 2.25 करोड़ तो कोई करोड़पति भेज सकता है ना। वो कोई आम साधारण व्यक्ति जो मतलब हमारे 98-99% लोग हैं, वो तो नहीं भेज सकते, है ना। तो ये तो मतलब लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम भी नहीं रोकी, आज भी नहीं रोकी, आज भी एक्सपोर्ट नहीं रोका। तो यानी कि क्राइसिस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सही समय पे सही कदम नहीं लिए जा रहे हैं। अगर सही समय पे सही कदम लिए जाते तो क्राइसिस कम होगा। अब खतरा यह है कि क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जो कदम लिए जाने चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा कि भाई ये सोना देश में आता है तो $72 बिलियन का पिछले साल उससे आउटफ्लो हुआ, हमें फॉरेन एक्सचेंज बचाना है तो उसको कम करिए, है ना। पर लेकिन सोना कौन खरीद रहा है, उसको जो आप एड्रेस करिए। जो काली कमाई करते हैं, है ना, जो देश से पैसा बाहर निकालते हैं, है ना, उनकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज की कमी है। तो वो कौन लोग हैं? वो पॉलिटिशियंस हैं, वो बिजनेसमैन हैं, वो जो करप्ट लोग हैं वो हैं। तो उनसे आप अपील करिए ना
है ना। आप आम जनता में अपील करने से तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो करप्शन से कर रहा है वो तो एक पॉलिटिकल कनेक्शन होता है। तो आपकी पार्टी जो सत्ता में है, सबसे पहले वहाँ पे आपको जो कदम लेना चाहिए। तो जनता में आस्था कब आएगी? जनता में आस्था तब आएगी जब वो देखेगी कि जो जब होते देखेगी कि सही कदम आपने सही समय पर उठाए, तो जनता को लगेगा भाई ठीक कर रहे हैं। लेकिन क्या ये 6% जो आप कह रहे हैं, जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि बहुत पैसा है उसके पास, सोना खरीद रहा है, नहीं, विदेश जा मैंने रहा ये है, नहीं कहा गाड़ी- 6% के बाद बहुत पैसा है। बहुत पैसा तो 1.5-2% के पास है। अच्छा, उसके ऊपर 4% जो है वो अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है ना। तो उनके पास बहुत पैसा नहीं है। बहुत पैसा तो जो जिनकी काली कमाई बहुत है ना, वो 1.5-2% है ना। उनके पास है, उनकी वाइट में भी इनकम है, ब्लैक में भी इनकम है। वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा सोना। और सोने का भी क्या है कि देखिए, या तो जवाहरात है ना, या फिर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी जो खबर आ रही है कुछ समय से, वो ये कि जो ज्वेलरी है उसका इतना नहीं है सेल जितना कि बिस्किट और बार का है। तो बिस्किट और बार जो है इन्वेस्टमेंट वो तो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपकी रुपए में आस्था कम हो गई है, क्योंकि रुपया तो गिरता जा रहा है। तो क्योंकि रुपया गिर रहा है तो इसलिए आपका जो है गोल्ड में आपकी जो बेनिफिट है, तो इसलिए आप गोल्ड खरीद रहे हैं। तो उनको हमें अपील करना चाहिए कि भाई आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट मत करिए। तो वो अगर रोक देंगे तो जो सोना आना कम हो जाएगा, जो $72 बिलियन का है ना। उसी तरह से आपको अपील करना चाहिए कि भाई जो एक्सपोर्टर है, जो एक्सपोर्ट कर रहा है ना, वो जल्दी पैसा वापस नहीं ला रहा, क्योंकि जितना डिले करेगा उसको उतने ज़्यादा रुपए मिलेंगे। जब जैसे रुपया कमज़ोर होता जाएगा, है ना, उसको अगर उसने जो अपना मार्च में लाया होता तो उसको 90 रुपये मिलता, आज उसको 96 रुपये मिल रहा है, कल हो सकता है उसको 100 रुपये मिले। तो जानबूझकर भी पेमेंट लेट करते हैं। जानबूझ के वो वापस नहीं लाते, मतलब पेमेंट नहीं, पेमेंट तो उनको वहाँ हो रहा है डॉलर में ना। अब वो डॉलर वापस, अच्छा, डॉलर को यहाँ ना लाने का कारण ये है कि जितना देरी से लाएंगे वो रुपये में बढ़ जाएगा, कन्वर्ट होकर बड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। उसी तरह हमारे जो इम्पोर्टर हैं वो कह रहे हैं यार कल तो हमें जो 100 रुपये देना पड़ेगा, आज तो 90 रुपये में इम्पोर्ट हो जाएगा, तो आज ज़्यादा इम्पोर्ट कर लो। तो ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा डॉलर बाहर जा रहा है, एक्सपोर्टर ला नहीं रहा है, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का बैलेंस बिगड़ जाता है ना। तो कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज का बैलेंस बिगड़ा है। तभी आप देखेंगे ये जब फरवरी 28 से और आज तक करीब 30-35 बिलियन डॉलर जल्दी जल्दी निकल रहा है ना। उसके पीछे कई कारण हैं, है ना। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि जो हमको किसको अपील करें कि भाई ये आप जो एक्सपोर्ट के जो प्रोसीड्स हैं वो ले आइए। इंपोर्ट का जो है नॉन रेजिडेंट से कहें कि भाई आप अपना पैसा नहीं विड्रॉ करें, पर वो कहेंगे कि जी आज तो मुझे जो 96 मिल रहा है, कल मुझे 100 रुपये पे जो मतलब $1 मिलेगा तो मेरा तो लॉस हो जाएगा, है ना। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी बाहर जा रहा है इसीलिए, क्योंकि अगर वो आज जाता है तो उसको ज़्यादा डॉलर मिलेंगे, कल कहेंगे तो कम डॉलर मिलेंगे, उसका रिटर्न कम हो गया है। और अमेरिका में रिटर्न बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ तो नैस्डैक में जो खूब अच्छा चल रहा है, ये 60 टेक्नोलॉजी कंपनियाँ खूब बूम कर रही हैं। तो इसलिए जो डॉलर में रिटर्न है वो यहाँ कम हो गया है, इसी में पैसा बाहर जा रहा है ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपको ये सब मतलब कदम तुरंत उठाने चाहिए जो आपने कदम उठाए नहीं है। क्या ये जो 6% का आंकड़ा है, ये वाकई अगर पीएम मोदी की अपील पर ध्यान दे दें तो सच में समाधान हो जाएगा? देखिए काफ़ी हद तक बेहतरी होगी। अभी तो देखिए असर तो होगा ही, क्योंकि एनर्जी शॉर्टेज तो है ही, उत्पादन पे असर होगा ही, है ना, प्राइसेस पे असर होगा ही, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर होगा ही। अब सवाल है कि ऑप्टिमम क्या है। वही मतलब आपके असर तो होने वाला है, पर सबसे कम असर किस वजह से होगा? वो तभी होगा कि ये जो कदम बताए गए, जो हम लोगों ने मतलब पिछले साल मार्च में ही हमने सुझाव दिए थे सारे, वो अगर मार्च से ही किए होते तो इतना असर नहीं होता, है ना। और एक मतलब हमें एक कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा देश में, है ना, कि किस प्रकार से देश चले, है ना। अभी जो तनातनी है पॉलिटिकल, इतना ज़्यादा तनातनी है कि जो ऑपोजिशन अटैक करेगा, ये करेगा, तो एक देश में माहौल नहीं बिल्ड होता। जो अमीर लोग हैं उनके बीच में कंसेंसस नहीं होगा। फिर जो लोग काली कमाई करते हैं वही ज़्यादा गोल्ड का करते हैं, वही देश से पैसा निकालते हैं, है ना, वो भी नहीं करेंगे। तो जब आम जनता को जो 6% है उसमें आप कहेंगे कि भाई करो, तो कहेंगे भाई पहले अपना करप्शन तो रोक दो, है ना। टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो जाएगा जिस दिन आप अपना करप्शन रोक दोगे। करप्शन के चलते आप पैसा बाहर निकाल रहे हो, वो तो जो पैसा आपको मिलेगा ज़्यादा है ना। तो इसलिए उसको करने के लिए जो रूलिंग पार्टी है उसको करप्शन अपना रोकना पड़ेगा। और बिजनेसमैन कह रहे हैं कि करप्शन बहुत है, बढ़ता जा रहा है करप्शन,
तो फिर बिजनेसमैन की आस्था कैसे होगी कि वो अपना जो रोक दे, क्योंकि वो देख रहा है कि भाई पॉलिटिकली जो है उसको तो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है करप्शन वगैरह में। तो रूलिंग पार्टी के ऊपर दायित्व बनता है कि वो एक देश में माहौल क्रिएट करे जिससे कि लोग उसको फॉलो करें, और उसके लिए पॉलिटिकली भी करना पड़ेगा, और जो ब्लैक इनकम जनरेट करते हैं उन सब को भी कंसेंसस में लाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ ये स्थिति हाथ में काबू में आएगी। अभी तो सरकार ने ऑलरेडी महंगे चल रहे सोने पे कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा दी है, मेरा ख्याल है 6 से 15 कर दी है। जी हाँ। तो और महंगा हो गया है, आम लोगों की पहुंच से तो दूर ही था, क्योंकि सबके बस की तो नहीं है इतना महंगा खरीदना। अब सवाल ये है बहुत सारे लोगों के मन में जिनको पूरी ABCD नहीं पता कि ये दाम तय कौन करता है सोने के, ये अचानक से इतना कैसे बढ़ने लगा? नहीं, ऐसा है कि देखिए सोने का सप्लाई डिमांड जो है ग्लोबल मार्केट में होता है, बिल्कुल, और उससे फिर भारत में जो निर्धारित होता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन नहीं है गोल्ड का। जो भी गोल्ड देश में कंज्यूम हो रहा है वो बाहर से आ रहा है, या जो ज्वेलरी है उसमें आपका पुराना सोना आप रिसाइकिल करके नई ज्वेलरी बनाते हैं, है ना। तो बाहर से 700-800 टन आता है। भारत में सोना नहीं बनता? सोना उत्पादन खत्म हो गया। कोलार गोल्ड फील्ड थी, उसमें मुश्किल से आधा पौंड टन होता था, वो 20-25 साल से बंद है ना, क्योंकि हमारे यहाँ कोई और गोल्ड की माइन नहीं है, तो सारा बाहर से आता है। तो $72 बिलियन आपका लॉस होता है हर साल फॉरेन एक्सचेंज का, क्योंकि जो सोना है वो एक अनप्रोडक्टिव एसेट है। वो एक एसेट है जिस पे आप मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर उससे कोई उत्पादन नहीं हो रहा। उसमें यह जरूर है कि ज्वेलरी में जो सुनार लोग हैं उनको काम मिलता है ना, पर बाय इटसेल्फ वो डेड एसेट है। मतलब वो आपकी इंडस्ट्री में, मतलब अगर आप सोने की जगह उसको आप इंडस्ट्री में लगाते तो उत्पादन होता, उस उत्पादन से और ज़्यादा आगे काम वगैरह बनता। तो एक डेड एसेट है, और ये फॉरेन एक्सचेंज बहुत इस्तेमाल कर रहा है हमारा, जिससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज की भी कमी होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसका असर होता है। तो इसलिए सोने को हमको मान के चलना चाहिए कि इसकी जब इम्पोर्ट कम हो जाए तो उससे हमें मदद मिलेगी, फॉरेन एक्सचेंज हमारा बचेगा, है ना। ठीक बात है कि रोजगार कम हो जाएगा सुनारों का, है ना, वो परेशानी में होंगे कि वो उनका जो रिएक्शंस आने ही लगे हैं ऑलरेडी। नहीं, वो होगा, पर लेकिन ये आपको एक ऑप्टिमाइजेशन की वो करनी पड़ेगी कि ये आपका एसेंशियल नहीं है, इससे आपका उत्पादन नहीं रुकेगा। सोना अगर कम आएगा, सोने का खपत कम होगी, उसका इन्वेस्टमेंट सोने कम होगा, तो आपका जो पैसा जो सेविंग है वो कोई प्रोडक्टिव काम में जाएगा। तो इसलिए वो एक ऑप्टिमम पॉलिसी है, ये रिकग्नाइज करते हुए कि सुनारों को जब एम्प्लॉयमेंट कम होगा, है ना। उसी तरह जैसे लग्जरी कंजम्पशन है, आपका 5 स्टार 7 स्टार कल्चर है ना, कॉर्पोरेट सेक्टर 5 स्टार 7 स्टार कल्चर में रहता है, वो अगर कम होता है तो उससे आपका जो बेसिक जो उत्पादन है उसमें कमी नहीं आएगी। पर हाँ, 5 स्टार 7 स्टार होटल में भी जो लोग काम करते हैं वहाँ पे उनके जो एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ेगा। तो अभी तो हमें ऑप्टिमाइज करना है कि सबसे कम असर हमारे यहाँ किस चीज़ से पड़ेगा, है ना। तो एसेंशियल और इनएसेंशियल के बीच में फ़र्क करना पड़ेगा, लग्जरी और जो आपका एसेंशियल है उसमें फ़र्क करना पड़ेगा। लग्जरी को रोकिए, इनएसेंशियल को रोकिए, जो एसेंशियल चीज़ है उसको मत रोकिए, उसको मत कम होने दीजिए, क्योंकि उसी से जो आपका जो बेसिक जो रोज़गार आपके अर्थव्यवस्था में है वो आपका चलेगा। लोगों को जो काम जो चाहिए उनकी रोज़मर्रा के लिए वो आपका उसमें से निकलेगा, है ना। तो ये ऑप्टिमाइजेशन चीज़ है। तो इसलिए ये नहीं कोई कह रहा कि आप गोल्ड अगर कम कर देंगे तो सुनारों पे असर नहीं पड़ेगा। ये कोई नहीं कह रहा कि 5 स्टार 7 स्टार कल्चर हो जाए तो रोज़गार नहीं, पर उससे हमारी अर्थव्यवस्था पे कम असर पड़ेगा बनिस्बत इसके कि हम और चीज़ों में कम, अगर जैसे आपका फर्टिलाइज़र है वो कम हो गया तो खाने पीने की मतलब वो आना चाहिए, वो पेट्रोल आना चाहिए। हाँ, वो होना चाहिए, और आपको पेट्रोल उतना मिलेगा नहीं, ये बात भी है, क्योंकि दुनिया में जब कमी है ना, 30% जो टोटल एनर्जी का वो 30% आपका गैस और क्रूड ऑयल से आता है। 30% में जब 20% की शॉर्टेज हुई तो 6% की शॉर्टेज हो गई, है ना। तो टोटल एनर्जी दुनिया में इस्तेमाल हो जिसका 6% असर होगा ही होगा, है ना, उसका उत्पादन पे असर पड़ेगा ही। अब आप उसको 1-8% इधर उधर से कर सकते हैं कि रूस से कुछ ले लिया, या अमेरिका ने कुछ उत्पादन बढ़ा दिया, या वेनेजुएला ने कुछ बढ़ा दिया, पर वो 6% का पूरा आप नहीं कर सकते। तो 4.5-5% की कमी तो रहेगी, वो आपको ज़्यादा असर डालेगी, क्योंकि आप 85 से 90% क्रूड आप इंपोर्ट करते हैं, गैस 60% इंपोर्ट करते हैं। तो जब दुनिया में कमी होगी तो आपके यहाँ जो दुनिया के लेवल पे 4.5-5% है वो 8-10-12% यहाँ पे जो शॉर्टेज होगी। इसीलिए अप्रैल में जो डेटा आया कि क्रूड का जो करीब 10% कम क्रूड आया, और जो मार्च में 60% कम, क्योंकि तुरंत आपका जब नहीं हुआ। अब कहाँ तक इस आंकड़े जो अभी दिए जा रहे हैं वो एक्चुअल में कितना आया है या कितना ऑर्डर किया है अभी मुझे समझ नहीं है, है ना।
पर ये जो आंकड़ा है तो उसका असर आपके यहाँ होने ही वाला है। तो जब होने ही वाला है तो आप उन चीज़ों को प्रिजर्व करिए जो एसेंशियल हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई नुकसान तो किसी का होगा ही, हाँ, लेकिन कम नुकसान उठाओ ज़्यादा नुकसान के मुकाबले। जी हाँ, वही है कि आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। वैसे सर ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि वो तो मुझे पूछना ही था कि एक तो फिजिकल गोल्ड है कि लोग लेते जी हैं, हाँ। जेवर बनवाए, हाँ। वो बिस्किट बनवाए, सब बनवाए, नहीं, बिस्किट तो स्टोर करते हैं, लॉकर में रखते वही हैं। रख हाँ, दिए अपना। हाँ, लॉकर में तो इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। अब तो और भी ऑप्शंस आ रहे हैं ना कि अगर किसी को यही लग रहा है कि भाई ये तो मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, मैं ठीक है डेड इन्वेस्टमेंट सरकार मानती रहे, हाँ। लेकिन जब करेंसी हाँ। में इतना फ्लक्चुएशन हाँ। हो, जब बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि ज़मीन के रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हों, तो मैं थोड़ा बहुत सोना खरीद लूँ। हाँ, सही बात है। तो अब ऐसे लोगों के पास क्या ऑप्शन है जिन्हें लग रहा है कि मोदी जी मना भी कर रहे हैं और पर हमें लेना भी है, तो वो फिजिकल में ना जाए, कोई और ऑप्शन भी तो होंगे जो बात असल बन जाए। में जो भी वो इन्होंने किए थे, एक बॉन्ड्स वगैरह किए थे ना, हाँ। उसके भी उसमें आपको तो गोल्ड फिर रखना पड़ेगा क्योंकि आप उसमें गोल्ड प्रॉमिस कर रहे हो। मतलब कोई तो रखेगा। है, कोई तो रखेगा, तो वो आएगा अगर यहाँ पे देश में, तो उसका तो असर होगा ही होगा। तो इसलिए हमें तो ये करना है कि भाई आज एक अगर नेशनल स्पिरिट जगानी है ना, देखिए सैक्रिफाइस तभी होता है जब एक स्पिरिट होती है ना, नहीं तो सैक्रिफाइस नहीं होता। अगर आपको लगे कि भाई जो सरकार में जो लोग हैं वो तो फिजूल खर्ची कर रहे हैं, रोज 5-5 पेज के एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, है ना, फालतू में इधर काफिले के फोटोज वीडियोस चल रहे हैं, वीडियो चल रहे हैं, है ना, तो वो कहेगा भाई जब आप खुद ही नहीं कर रहे तो मुझे क्यों बोल रहे हो, है ना। तो इसलिए एक आस्था होनी चाहिए कि जो सरकार, इसीलिए लीडरशिप का टेस्ट कब होता है, जब क्राइसिस होता है कि लीडरशिप की लोग बात मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं। तो मोदी जी का भी टेस्ट है कि लोग उनकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर जो अमीर लोग हैं अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो जो मोदी जी कह रहे हैं वो नहीं होने वाला है ना। अगर वो बात मानेंगे, क्योंकि वही सैक्रिफाइस कर सकते हैं जो 5-6% है। आप 95% से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो तो वैसे ही पिस रहे हैं। तो ये जो 5-6% हैं, क्या वो मोदी जी की बात मानने को तैयार हैं? हमारे बिजनेसमैन जो हैं, क्या वो बाहर से पैसा वापस ला सकते हैं? अभी आप देखिए, जैसे कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है, हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है देश में, है ना। तो अभी अंबानी जी ने $300 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करने को कहा है। सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो ट्रूथ सोशल पे जो मतलब ट्रम्प साहब ने कह दिया कि उन्होंने $300 बिलियन, अब वो $300 बिलियन वहाँ क्यों इन्वेस्ट हो रहा है, वो इंडिया में क्यों नहीं इन्वेस्ट हो रहा? अगर आपके क्षमता है तो आप यहाँ इन्वेस्ट करिए। फिर अडानी साहब $10 बिलियन वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जब बात आई है तो वो यहाँ क्यों नहीं की जा रही है इन्वेस्टमेंट, है ना। और अगर देखिए ऐसा नहीं, नेशनलिज्म के नाम पे ट्रम्प ने उनकी कंपनियों को कहा कि आप बाहर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, जिसको ऑन शोरिंग बोला जा रहा है कि कैपिटल को बोलिए वापस आए। तो जब बाकी कंट्रीज में, यूरोप में हो रहा है कि आप ऑन शोरिंग कर रहे हैं कि आपका कैपिटल वापस आए, अमेरिका में हो रहा है, तो भारत में हम क्यों नहीं अपने बिजनेसमैन को कह सकते कि भाई आज देश की ज़रूरत है, आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करें वो यहाँ करें। पर यहाँ क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कम क्यों है? क्योंकि डिमांड कम है। और डिमांड कहाँ से आती है? ये जो 94% है। क्या इनके पास पर्याप्त खाना है? क्या इनके पास पर्याप्त कपड़े हैं? क्या इनके पास पर्याप्त जूते हैं? क्या इनके पास पर्याप्त जो टोस्टर हैं या जो आपके वाइट गुड्स हैं? नहीं है। तो क्यों नहीं इनकी डिमांड हम बढ़ाते? हमें क्यों फॉरेन मार्केट पे इतना डिपेंड करना पड़ रहा है ना, कि हम वहाँ से मतलब डिमांड की बात करें। हमारे 94% इतनी डिमांड प्रोवाइड कर सकता है जो बाहर के नहीं कर सकते, प्रोवाइडर उनकी इनकम हो। उनकी इनकम के लिए उनका रोज़गार होना चाहिए। तो हमें तो बढ़ाना चाहिए रोज़गार। और कहाँ बढ़ेगा? माइक्रो सेक्टर में। इनकम कहाँ बढ़ेगी? माइक्रो सेक्टर में और एग्रीकल्चर में। हम इनकी इनकम क्यों नहीं बढ़ाते? हम ऐसी नीतियाँ क्यों नहीं फॉलो करते कि इनके हाथ में पैसा है, कि इनके हाथ में पैसा है? और हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉमिस किया हुआ है कि इनके लिविंग वेज होनी चाहिए। लिविंग वेज का मतलब मिनिमम वेज नहीं है। लिविंग वेज का मतलब उनका शिक्षा, स्वास्थ्य, घर सबका होना चाहिए। लाइफ मतलब पूरा कि एक प्रॉपर जिंदगी वो बसर कर पाए, है ना। अभी तो बेचारे बड़े खींच तान के कहीं ना कहीं से कुछ करके बहुत परेशानी में, मतलब वो जो खाना भी खाते हैं उसमें किस प्रकार का तेल होता है, वो जो जेन्युइन तेल नहीं ले पाते, जो बाज़ार में जो मिलावट वाला तेल होता है वही खाते हैं, उससे उनके जो हेल्थ पे असर पड़ता है। वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित जगह पे रहते हैं। वो जो बच्चों की जो शिक्षा है वो बहुत कमज़ोर है उनके बच्चों की, वो चाहे शहरों में सरकारी स्कूल हो या गाँव में हो, है ना। वो तो आपने असर की रिपोर्ट देखी है कि वो दिखाते कि 5वीं जमात के बच्चे दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते आधे से ज़्यादा। तो शिक्षा भी नहीं, स्वास्थ्य भी नहीं, सब तरह की परेशानी। अगर हम उनको देना शुरू करें, उनकी तरफ ध्यान दें,
तो बहुत डिमांड जनरेट होगी और फिर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। अभी प्राइवेट सेक्टर क्या कहता है? सरकार कहती है हम पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट खूब हमने बढ़ाया है पैंडेमिक के बाद, है ना, कि पर निर्मला सीतारमण जी ने कितनी बार कहा कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा रहा। तो वो कहते हैं जी जब डिमांड नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? हाँ, नुकसान कैसे उठा लें, है ना, आपके कहने पर? हाँ, हमारे तो नुकसान होगा। अगर हम एयर कंडीशनर 100 की कैपेसिटी है और हमारे 70 बिक रहे हैं तो हम 110 की कैपेसिटी करके क्या करेंगे? हमारा तो लॉस और बढ़ जाएगा। तो डिमांड बढ़नी चाहिए ना। तो डिमांड कपड़े की, चप्पल की, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें वो बढ़ेंगी तो ऑर्गेनाइज सेक्टर भी इन्वेस्ट करेगा, तो वहाँ पे भी ग्रोथ होगी, अनऑर्गेनाइज्ड में भी। लेकिन हमारी नीतियाँ गलत रही हैं पिछले 10 साल में। हमने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड को बढ़ाएंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को किल कर रहे हैं। तो अनऑर्गेनाइज को किल करेंगे तो 94% की कहाँ से डिमांड जाएंगे? और ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसमें रोजगार नहीं पैदा होने वाला है। इतना उसमें ऑटोमेशन है, इतना मैकेनाइजेशन है, और अब एआई के आने से तो और खतरा बढ़ गया है कि और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो अगर हम अनऑर्गेनाइज को किल करेंगे तो मतलब कि हमारे जो 85% जो किसान छोटे हैं, 5 एकड़ से कम वाले, उनकी इनकम कम हो जाएगी। माइक्रो सेक्टर में जो 11.5 करोड़ लोग काम करते हैं उनकी इनकम कम हो जाएगी, है ना। तो ये अगर इतने बड़े तबके की आमदनी कम रहेगी तो डिमांड कैसे जनरेट होगी? तो इसलिए हमें तो गैर जो बराबरी है जो इतना बेतहाशा बढ़ रही है उसको कम करना चाहिए। उसके लिए माइक्रो सेक्टर, एग्रीकल्चर, इन सबको आगे बूस्ट करना चाहिए। तो नीतियाँ सही नहीं है। लेकिन सर ये जो अपील हुई है तो इससे तो ये खतरा भी बढ़ गया है ना, जिस सेक्टर की आप बात कह रहे हैं कि वहाँ रोजगार पहले ही नहीं है, वहीं बढ़ जाएगा बेरोजगारी का खतरा। क्योंकि अब जो है सर्राफा प्रॉब्लम में है कि लोग तो अब मोदी जी का बिल पर सोना नहीं खरीदेंगे। या इसी तरह से जो शादियों की बात थी, वो कह रहे थे कि विदेश में शादी ना करें, ये ना करें, तो वो जो रोज़गार उससे जुड़ा हुआ था वहाँ भी खतरा ऐसे ही पैदा होगा। कार पुलिंग वाली बात हो रही है कि अपने अपनी कारें मत चलाओ भाई, एक साथ जाओ। तो ये कार ठीक करने वाले लोग जो सर्विस करते हैं आपकी कारों की, पंचर लगाते हैं, तो ये एकदम तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर सब जोड़ा जाए तो दरअसल वो जो सीधा असर है और तुरंत असर, ये तो पहले पब्लिक पे होगा। नहीं, तो जैसे मैंने कहा ऑप्टिमाइजेशन की बात है, कहाँ पे आप कट करेंगे जिससे आपकी अर्थव्यवस्था पे सबसे कम असर हो, है ना। देखिए, पर ये सबसे कम असर बहुत ज़्यादा बड़ा असर है इस सेक्टर के लोगों पर। नहीं, इस सेक्टर का है, लेकिन कौन सा सेक्टर ज़्यादा ज़रूरी है उसमें कटौती ना हो ना। इसलिए आपको ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा कि जिन सेक्टर्स का असर अर्थव्यवस्था पे कम है ना, उनको आप कट करिए। जिनका ज़्यादा असर है और खासकर गरीबों के ऊपर, उनको आप पूरा दीजिए। सही है। तो इसलिए एक ऑप्टिमाइजेशन की बात है। इसलिए जो मैंने कहा गोल्ड ज्वेलरी आप कम करेंगे तो जरूर असर पड़ेगा, देयर इज नो डाउट। पर गोल्ड एक अनप्रोडक्टिव एसेट है, उसका फॉरेन एक्सचेंज पे असर पड़ता है। तो इसलिए उसको अगर जो होता है तो आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, उनको किसी और तरह से सपोर्ट करिए। हाँ। उसी तरह से शादी ब्याह है ना, उसमें ऑस्टेंटेशन जो है, वो जो ऑस्टेंटेशन है उससे हमारी अर्थव्यवस्था पे जो असर है वो नेगेटिव इसलिए होगा कि उसमें फॉरेन एक्सचेंज भी जाता है, उसमें फिजूल खर्ची भी होती है ना। तो वो अगर कम हो जाता है और वहाँ पे जो लोग हैं टेंट हाउस वाला वगैरह है उनका अगर कम हो जाता है तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना कि अगर खाने पीने का असर हो जाए, आपके टेक्सटाइल सेक्टर पे असर हो जाए, लेदर गुड सेक्टर पे असर हो जाए, वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। उनको प्रिजर्व करना, उनको सही ढंग से चलाना वो ज़्यादा। तो इसलिए ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। जो इसीलिए मैंने तुरंत कहा था मार्च में अभी कि क्या एसेंशियल है, क्या इनएसेंशियल है, उसको हमें तय कर लेना चाहिए, तय कर ले। और जो इनएसेंशियल है वहाँ पे कटौती करिए और उसका असर, क्योंकि देखिए एनर्जी की शॉर्टेज तो है, एनर्जी के दाम तो बढ़े ही हैं, असर तो होगा ही होगा अर्थव्यवस्था पे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। पर कहाँ पे आप अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर चला पाएंगे वो आपको पॉलिसी फॉलो करनी है। तो एक ऑप्टिमम पॉलिसी, और इसको हमें एक्सप्लेन भी करना चाहिए। जो मतलब गोल्ड ज्वेलरी जो बनाते हैं जो सुनार लोग, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि देखिए इस समय ये समस्या है, हम आपको किसी दूसरी तरह से सपोर्ट करेंगे, है ना। आपका जो काम अभी जो कम हो गया है, हम आपको कहीं और से आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे आपको शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसमें आपके बच्चों का, वहाँ पे हम पब्लिक सर्विसेज से आपको सपोर्ट करेंगे। कुछ हम ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी देखिए सरकार के रिसोर्सेज भी कम हो जाएंगे। एक तरफ खर्चे बढ़ जाएंगे, दूसरी तरफ जब आउटपुट गिरेगा तो आपका टैक्स कम आएगा। तो रिसोर्सेज, तो आपको रिसोर्सेज कहाँ से उठाने पड़ेंगे? जो अमीर आदमी है वहाँ से रिसोर्स उठाने पड़ेंगे, यानी कि डायरेक्ट टैक्स से उठाना पड़ेगा और इनडायरेक्ट टैक्स कम करना पड़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स से इन्फ्लेशन तेज़ होता है। वैसे ही इन्फ्लेशन तेज़ होगा क्योंकि आपके जो एनर्जी के दाम बढ़ गए, आपकी कमी है चीज़ों में, तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स कम करेंगे तो उससे महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल होगा। और डायरेक्ट टैक्स अगर आप उठाएंगे तो उससे
उससे महंगाई पैसा नहीं पड़ेगा, और उससे सरकार के पैसे बढ़ेंगे, संसाधन आएंगे, उससे फिर आप अर्थव्यवस्था में जिन जिन को परेशानी है उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक मतलब ओवरऑल मैक्रो में नेशनल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अभी हम मैक्रो नेशनल स्ट्रेटजी नहीं कर रहे, हम कुछ यहाँ अनाउंस कर दे रहे हैं, कुछ वहाँ अनाउंस कर दे रहे हैं, उसका एक जब ओवरऑल मैक्रो नहीं बन पा रहा। यही मुझे पूछना है कि भारत डेकेड्स से जो है तेल, सोना, खाने का तेल, हाँ। ये सब तो पहले से ही ले रहा था, पहले से ही खरीद रहा था। तो बेसिकली तो ये मतलब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि अभी ये युद्ध हो गया, ठीक है, इससे थोड़ा हमको ज़्यादा खतरा लगने लगा है, लेकिन हम तो बहुत पहले से ये सब खरीद रहे हैं। तो इसके ऑप्शंस नहीं ढूंढने चाहिए। देखिए, इसीलिए हमारी जो प्रॉब्लम है ना, वो कोई आज जो है ना वो एग्रीवेट हो गई है। हाँ। प्रॉब्लम तो चल ही रही थी, जी। है ना, प्रॉब्लम तो बढ़ ही रही थी। तभी आपने देखा 2017-18 के Q4 में, है ना, हमारी अर्थव्यवस्था 8% ऑफिशियली थी, है ना, वो 2019-20 के Q4 में गिर के 3.1% हो गई। क्यों? क्योंकि डिमांड की प्रॉब्लम थी, है ना। डिमांड की प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हमारे बीच में जो गैर बराबरी है, वो हमारी जो नीतियां हैं वो सही नहीं है कि हम संगठित क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, असंगठित क्षेत्र को जो है गिरा रहे हैं। तो जो हमारी प्रॉब्लम्स थी उससे हमारी इंस्टेबिलिटी बढ़ गई। अब आपका एक छोटा तबका है जिसके ऊपर आप डिमांड के लिए निर्भर हैं, वो छोटा तबका जैसे ही परेशानी में आएगा तो आपकी समस्या और बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपका ब्रॉड अगर स्ट्रक्चर होगा, अगर सब लोग उसमें जो शामिल होंगे, तो फिर इतनी इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। आज इंस्टेबिलिटी इसीलिए है क्योंकि आपने गलत नीतियां बनाई। जैसे नोटबंदी की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी, आपने असंगठित क्षेत्र को पीट दिया। जो गलत जीएसटी आपने लगा दिया, वो भी जो एक और जब समस्या का हो गया। जीएसटी भी गलत था। जीएसटी इसलिए क्योंकि जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उससे पिटा, हमने जो असंगठित क्षेत्र को उससे बाहर रखा तो उसको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता, है ना। जो संगठित क्षेत्र है वो उसमें है तो उसको इनपुट क्रेडिट मिलता है, तो उसका माल सस्ता हो गया। तो डिमांड असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में चली गई। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक मेरे बिजनेसमैन मित्र हैं, वो अपना कुछ फोटोकॉपी वगैरह करते थे। पहले बेसमेंट में जो शॉप थी वहाँ से करा लेते थे, अब वहाँ नहीं कराते क्योंकि उसका जीएसटी नंबर नहीं है। वो उन्होंने एक बड़ी जो दुकान पे वो कराते हैं जहाँ से जीएसटी मिल जाता है। तो डिमांड शिफ्ट कर गई है। तो बहुत सारे सेक्टर्स में डिमांड शिफ्ट कर गई। प्रेशर कुकर इंडस्ट्री में पिछली बार भी मैंने बताया था, जगन्नाथन जी जो प्रेसिडेंट थे प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के, उन्होंने कहा हम 30 यूनिट हैं, हाँ, प्रेशर कुकर बनाते हैं, 5 बड़े हैं, 25 छोटे हैं। उन्होंने कहा हम 5 बहुत खुश हैं, 24% हमारी ग्रोथ हो रही है। क्यों? क्योंकि ये 25 जो है ये डील नहीं कर पा रहे जीएसटी से, है ना। तो उनकी डिमांड कम हो गई, हमारे पास आ गई। पॉलिसी की वजह से फायदा हुआ है। पॉलिसी की वजह से संगठित क्षेत्र को हाँ फायदा भाई, हुआ। उनको फायदा हुआ पॉलिसी से। हाँ, तो वो जीएसटी लाया ही इसलिए गया था कि संगठित क्षेत्र हमको बढ़ाना है ना। नोटबंदी के पीछे भी कुछ बाद में कहा गया कि हम तो संगठित क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं। पर आप संगठित क्षेत्र को बढ़ाएंगे और असंगठित क्षेत्र गिरावट पे होगा तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि फिर रोजगार कहाँ से आएगा? संगठित क्षेत्र में रोजगार पैदा नहीं होता। वहाँ तो इतना ऑटोमेशन है, इतना मैकेनाइजेशन है ना। तो मैंने आपको शायद मारुति का भी एग्जाम्पल दिया था पिछली बार कि पहले वहाँ पे एक कार 58 सेकंड में निकलती थी, उसमें 10 लोग और 10 रोबोट काम करते थे। अब 38 सेकंड में निकलती है, उसमें 5 आदमी और 20 रोबोट काम करते हैं। तो मैकेनाइजेशन हो गया। कृषि में आप खेती करते थे पहले हल बैल से, अब ट्रैक्टर 3 घंटे में 1 एकड़ जोत देता है। पहले आप हसिया से कटाई करते थे फसल की, अब हार्वेस्टर कंबाइन आ गया, थ्रेशर आ गया, पोटैटो डिगिंग मशीन आ गई तरह तरह की। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा। तो जितना ऑटोमेशन और मैकेनाइजेशन होगा और वो संगठित क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है तो उतना आपका रोजगार कम पैदा होगा। इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, पर रोजगार नहीं। बैंक का आप देख लीजिए, पहले हर काम के लिए सन 90 में हमको जो है पासबुक करनी है, हमको पैसा निकालना है, सब अंदर जाओ। आज ये इस मोबाइल फोन पे कर लेते हैं। बैंकों का काम 1000 गुना बढ़ गया और स्टाफ आधा हो गया, है ना। तो इसलिए ये जो संगठित क्षेत्र है इससे आपका रोजगार नहीं बढ़ने वाला। अगर आप असंगठित क्षेत्र को किल करते रहेंगे तो रोजगार को किल करेंगे और उससे फिर आपकी अर्थव्यवस्था में जो डिमांड की प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए नीति सही होनी चाहिए कि हमको जो एग्रीकल्चर में इनकम बढ़ानी है, क्योंकि वहाँ पे 45% लोग काम करते हैं। फिर नॉन एग्रीकल्चर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर उसमें 48% जो काम करते हैं, उनकी इनकम बढ़ानी है। तो उसके लिए आपको वहाँ पे रोज़गार क्रिएट करना पड़ेगा। उनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी जिससे रोज़गार हो। आप इस साल का बजट देख लीजिए, बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने बढ़ाया तो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है हाईवेज, फ्रेट कॉरिडोर, पावर सेक्टर, आईटी सेक्टर। अब इनमें रोजगार नहीं पैदा होता। पहले जो सड़क बनती थी उसमें आपको सैकड़ों लोग काम करते दिखते थे, लाइन लगती थी रेलवे की तो सैकड़ों लोग। आज बड़ी बड़ी क्रेन्स, बुलडोजर्स, जेसीबीज के साथ 10 लोग काम करते दिखते हैं।
तो वहाँ पे भी रोज़गार नहीं है ना। तो इसलिए जहाँ पे रोज़गार है वो कहाँ है? रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसको आप बढ़ा नहीं रहे, फिर वो ख़त्म कर दिया आप। और अब VBG रामजी बिल वो तो जुलाई से आएगा। तो अभी जो लोग पलायन करके गांव गए भी, उनको वहाँ काम नहीं मिल रहा, क्योंकि अब जो पैंडेमिक के दौरान वो गए तो वहाँ पे उनको कुछ काम मिल गया, अब काम नहीं मिल रहा है क्योंकि जब वो है नहीं इस समय। फिर शिक्षा में तो जैसे ही डेफिसिट बढ़ता है आप शिक्षा को काट देते हैं, जैसे ही डेफिसिट बढ़ता है आप हेल्थ को काट देते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट काट देते हैं, रूरल डेवलपमेंट। तो जहाँ पे रोजगार पैदा होगा उन्हीं सेक्टर्स को काट देते हैं। तो ये दिखाता है सरकार की प्राथमिकता गलत है। प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमें, देखिए संगठित क्षेत्र के पास बहुत कैश है, वो तो अगर इन्वेस्ट करेगा तो डिमांड होगी तो इन्वेस्ट करेगा। किसके परेशानी है? जो असंगठित क्षेत्र है, उसको मदद दीजिए, उसको बढ़ावा दीजिए, तो संगठित क्षेत्र भी बढ़ेगा। क्योंकि जब यहाँ से डिमांड बढ़ेगी तो संगठित क्षेत्र की डिमांड बढ़ेगी। तो सरकार की नीति होनी चाहिए कि हमको तो असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देना है। उनकी नीति हो गई पिछले 10 साल से कि हमें तो संगठित क्षेत्र को बढ़ावा देना। तो ये गलत नीति है। इसी की वजह से हमारी इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है और इसीलिए हमें ज़्यादा धक्का लगता है। जब कोई भी शॉक लगता है अर्थव्यवस्था को तो ज़्यादा धक्का लगता है उसमें। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम की अपील की गई और बहुत सारी कंपनियों ने किया भी इसको बहुत तेज़ी से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हुई, कारपूलिंग के अलावा ये भी हुआ कि भाई आप अपनी अपनी कारें छोड़ दें और अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। लेकिन आप अर्थशास्त्री है तो आपसे पूछना एकदम ठीक रहेगा, आपको लगता है क्या कि हमारे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो हैं वो तैयार हैं कि हाँ भाई वर्क फ्रॉम होम कर लो आप लोग, हम तैयार हैं, इसके लिए प्रिपरेशन है? और दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी क्या इसके लिए तैयार है? अभी मैं सुबह ही एक वीडियो देख रहा था, पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि दिल्ली मेट्रो इतनी भर के चलती है कि अब उसमें आगे गुंजाइश नहीं है। तो अब नई योजनाएं आ रही हैं, 100 किलोमीटर और नए स्टेशन जोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इसमें समय लगता है। अपील अब हो रही है। तो आपको लग रहा है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर दोनों तैयार हैं कि इस अपील को अगर मान लें लोग तो हम झेल लेंगे? जी नहीं, ऐसा है कि देखिए इमरजेंसी में तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, है ना। और चाहे आप पूरी तरह से नहीं भी तैयार हैं, कुछ भी है तो उससे कुछ तो बचत होगी। लेकिन ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी, जैसे आपने सही कहा, हम लोगों ने 93, 94, 95 में ऑल्टरनेट बजट बनाया था। उसमें हमने कहा था कि आप शहर को ऐसे बनाइए जिससे हर एक व्यक्ति को अपने काम के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपको जो घर मिले, जिससे कि ना तो आपको बसों का इस्तेमाल न करना पड़े, ना आपको ज़्यादा, आप साइकिल से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, है ना। फिर हमने कहा डिसेंट्रलाइज अर्बनाइजेशन होना चाहिए, है ना। इतने बड़े बड़े 30-30 मिलियन, 25-25, 30-30 मिलियन के जो शहर होंगे तो बहुत चौड़ी सड़कें ये सब चाहिए होंगी, बहुत ट्रांसपोर्ट होगा। तो आप इतना उसको कंसंट्रेटेड अर्बनाइजेशन नहीं करिए। ऐसे हमने बहुत सारे सुझाव दिए थे। हमने कहा था कि बसों की संख्या बढ़ा दीजिए, क्योंकि एक बस की जगह 2 कारें आती हैं, है ना। तो 2 कारों में 3 लोग ज़्यादा होते हैं, एक बस में 30 लोग होते हैं, तो आपका कंजम्पशन 1/10 हो जाएगा, आपकी रोड में डेंसिटी 1/10 हो जाएगी, है ना। तो हम लोगों ने बहुत सारे सुझाव दिए थे, पर लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है, वो ये नहीं चाहती थी। वो तो चाहती थी और कारें बिकें और 2 व्हीलर्स बिकें, है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया। अभी आप दिल्ली में देखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अभी जो 2-3 हज़ार बसें चलती हैं, है ना। 30,000 होती तो बहुत कम आपका जो ज़रूरत पड़ती। तो ये लॉन्ग टर्म है जिसकी तरफ हमको ध्यान देना चाहिए, और अभी जितना हम कर सकते हैं वो करें। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब सब लोग मेट्रो में जाने लगेंगे तो एकदम जब मेट्रो में प्रॉब्लम है, तो अभी क्या हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं अपनी मेट्रो की, है ना, जिससे कि ज़्यादा ट्रेन की फ्रीक्वेंसी हो जाए, है ना। फिर उसी तरह बसें हैं, उनका कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, है ना। छोटी बसें हैं जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी दें, जिससे कि आपका जो अभी आप देखें ना, किसी भी मेट्रो स्टेशन के बाहर कितने ऑटो वाले, कितने वो खड़े, भीड़ लगी रहती है ना। तो अगर वहाँ पे आपके जब बसेज, छोटी मिनी बसेज वगैरह हों जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी दें, तो उससे भी जो कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरह से एक मतलब ऑप्टिमाइज़ तो हम कर ही सकते हैं। तो इस समय तो देखिए समस्या तो है, सिर्फ ये है कि हम प्रॉब्लम को कैसे मिनिमाइज़ करें, ऑप्टिमम कैसे करें, है ना। यही हम कर सकते हैं ना, क्योंकि आपके उत्पादन पे असर पड़ेगा, आपकी अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी होगी, उसको हम गड़बड़ी को कम कैसे करें, है ना, यही हम कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ठीक बोल रहे हैं कि भाई हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करना चाहिए, जितना हम कर सकते हैं उतना करें। हम पूरी तरह से तो नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो उसके लिए तैयारी नहीं है ना। तो वो सब ठीक है, सोना हम कम करें, विदेश जाना हम कम करें, ये सब सही अपील है, लेकिन उसके लिए उदाहरण सेट करना पड़ेगा, उसके लिए ऑपोजिशन को साथ लेना पड़ेगा। जितनी तनातनी अभी जो आप देख रहे हैं ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। वो
जो उसका इनिशिएटिव वो प्रधानमंत्री को ही लेना पड़ेगा। तो ये जो तनाव जो इतना क्रिएट किया हुआ है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, उसको कम करके कंसेंसस बिल्ड करना, ये आज की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। तभी पब्लिक में भी ये होगा, क्योंकि अगर इतनी तनातनी रहेगी और इतना गड़बड़ रहेगा तो पब्लिक में भी ये आस्था जो पूरी तरह से क्रिएट नहीं होगी। तो इसलिए ये पॉलिटिकल डिसीजन है जिसको हमें लेना चाहिए। अभी तो ऐसा लग रहा है कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है, और ये भी लग रहा है कि ये कभी भी और इंटेंसिफाई हो सकता है, क्योंकि कोई पक्के तौर पर कागज़ पत्थर पे कोई समझौता तो हुआ नहीं है। तो आपको लग क्या रहा है, आपका क्या आइडिया है कि रुपया और कितना गिर सकता है डॉलर के मुकाबले? कुछ लोग तो कहने ही लगे हैं कि अब शतक बनाएगा देर सवेर, लेकिन ये सबके फ़ायदे की बात तो नहीं है। देखिए, ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जैसे आपने सही कहा कि युद्ध क्या दोबारा स्टार्ट होगा। अभी तो देखिए सीज फायर है, अभी युद्ध नहीं चल रहा है ना। अभी तो सीज फायर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। तो ये दो चीज़ें हैं, है ना। तो सीज फायर खत्म होकर क्या युद्ध होगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और कितने दिन बंद रहेगा ना, ये इस पे। तो धीरे धीरे अगर समस्या भारत की बढ़ती रही तो वो रुपया गिरावट पे रहेगा, क्योंकि फॉरेन कैपिटल बाहर जाएगा, और फिर हमारे लोग भी जो हैं वो पैसा बाहर निकालेंगे, क्योंकि उनको भी एक दिखेगा प्रॉफिट उसमें, है ना। जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है जिन्होंने यहाँ डिपॉजिट किया है, उनको भी लॉस हो रहा है, वो भी बाहर निकालेंगे। तो हमारे जो वहाँ से जो रेमिटेंसेज आते थे वो भी कम होंगे, तो फॉरेन एक्सचेंज की कमी तो बढ़ती चली जाएगी, और वो एक सिग्नल होगा कि देखो अब रुपया और कमज़ोर हो रहा है ना। तो अगर हम लोग सही कदम नहीं उठा पाए तो रुपया कमज़ोर होगा डॉलर के मुताबिक। क्योंकि अभी अमेरिका में ग्रोथ बहुत अच्छी है। अमेरिका में ग्रोथ अच्छी क्यों है? क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनियां $1 ट्रिलियन स्पेंड कर रही हैं। उनका जो बेरोजगारी है वो रिकॉर्ड लेवल पे कम हो गया है, जबकि सबने कहा था कि अमेरिका में रिसेशन आएगा, नहीं आया, क्योंकि आते ही ट्रंप ने अनाउंस किया $500 बिलियन हम AI में इन्वेस्ट करेंगे, है ना। टेक्नोलॉजी कंपनियां $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट कर रही हैं। चीन में आप देखें तो चीन में ये सोचा गया था कि जो टैरिफ उनके ऊपर तो ज़बरदस्त लगा दिया था, है ना, कि वहाँ का ट्रेड, लेकिन उनका जो सरप्लस है ट्रेड में वो बढ़ गया, $850 बिलियन से $1 ट्रिलियन के ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी में वो आ गए। हमारी कमज़ोरी क्या है? टेक्नोलॉजी। हमारा लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम क्या है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की जो कमी है उसकी वजह से हम सबसे दब जाते हैं। चीन से $102 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। हाई टेक्नोलॉजी आइटम भी आते हैं, लो टेक्नोलॉजी भी आइटम आते हैं, जो मैंने पिछली बार भी आपके जब प्रोग्राम में बताया था कि पतंग का मांझा भी, लटाई भी, है ना, जो आपके जो गणेश की मूर्ति भी, दिवाली लाइट, पिचकारी। और हाई टेक्नोलॉजी में API फॉर मेडिसिन होता है, फिर आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, आपके ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स होते हैं, और बहुत सारी फैक्ट्रियों में तो चाइनीज़ मशीनरी लगी हुई है, जिसके लिए हमें चाइनीज़ इंजीनियर बुलाने पड़ते हैं। हमारे बिजनेसमैन ने बोला जब डोकलाम वगैरह के बाद, जब ये गलवान के बाद हुआ, जब उनके वीज़ा नहीं दे रहे थे तो उन्होंने कहा भाई हमारी फैक्ट्री ठीक से नहीं चल रही, प्लीज़ उनको वीज़ा दीजिए, है ना। तो हम क्यों इतने निर्भर हो गए? हम R&D में कमज़ोर हैं। R&D में क्यों कमज़ोर हैं? हम 0.6% खर्च करते हैं R&D में, वो लोग 3%, वो हमसे 5 गुना बड़ी, तो 22 गुना हमसे ज़्यादा खर्च करते हैं। इसीलिए दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए। दूसरा, हमारा जो R&D का कल्चर नहीं है देश में। हम अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें खुली छूट नहीं देते सोचने की। अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो हम बोल देते हैं कि ये तो एंटी नेशनल है। तो रिसर्च तो तभी होती है जब आप खुली छूट दें, है ना। रिसर्च नहीं हो सकती कि आप सबको दबा के रखें। तो हमारा कल्चर बहुत फ्यूडल है। ये फ्यूडल कल्चर में R&D डेवलप नहीं होता। आप पैसा भी खर्च करेंगे पर वो होगा नहीं अगर R&D कल्चर सही नहीं है। तो हमें दोनों चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि R&D का परसेंटेज GDP का बढ़ाना पड़ेगा, और एक R&D के कल्चर हमें एस्टैब्लिश करना पड़ेगा अपने यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में। ये नहीं कि ऊपर से ऑर्डर आ गया और वही होगा, है ना। जो आपको खुली छूट देनी है वो आप दीजिए लोगों को सोचने की, क्योंकि जब तक फेलियर नहीं होता तब तक सक्सेस नहीं आता R&D में। क्योंकि R&D तो नई चीज़ की खोज कर रहा है ना, तो नई चीज़ की खोज करने में लॉस भी होगा, फेलियर भी होगा। फेलियर को टॉलरेट करना हमें आना चाहिए। तो R&D का कल्चर भी बिल्ड करना है, उसके लिए हमको देश में खुली वो देनी चाहिए ना, जो हम इतना फ्यूडल माइंडेड हमारा है ना, वो हमें ख़त्म करना। तो ये तभी जाके हम लॉन्ग टर्म की सही नीतियाँ बना पाएंगे। तभी अब जैसे कि अगर आप एनर्जी का सोचें तो 1950s में कोल गैसिफिकेशन की बात थी, है ना। रहमान साहब थे, उन्होंने कोल गैसिफिकेशन कहा, पर भाभा ने कहा न्यूक्लियर। तो हमने कोल गैसिफिकेशन नहीं किया। बहुत बड़े कोल रिजर्व्स हैं हमारे पास, हमें इतने तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम कोल गैसिफिकेशन किए होते तब से, है ना। हमने उस पर रिसर्च नहीं की, हमने उसको आगे बढ़ाना नहीं दिया। 60s में बायोगैस की बात हुई, है ना। मैं खुद जब रूरल डेवलपमेंट कर रहा था तो हम लोगों ने बायोगैस की बात की थी, है ना। तो बायो मटीरियल बहुत है, हम जला देते हैं पराली,
उसको जो बायोफ्यूल में नहीं, उस पर क्यों नहीं रिसर्च की? हमारे सूरज इतना है ना, हमारे तो इतना एडवांटेज है, सोलर पे नहीं किया। जब बाहर सोलर पे हुआ तो हमने किया। और आज भी सोलर सेल्स कहाँ से आते हैं? चीन से आते हैं, सस्ते। उन्होंने सबसे ज़्यादा किया, उन्होंने सबसे ज़्यादा उस पर किया, पाकिस्तान की सारी समस्या हल कर। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हमको जो करना चाहिए, हमें अपनी समस्या का हल खुद निकालना, वो क्यों नहीं हम करते? कहीं जो अपने संसाधन है उस पर ध्यान देकर अपने समाधान खोजने चाहिए। भले मतलब हम कर रहे हैं कि किसी और का मॉडल कॉपी कर लेते हैं कि इन्होंने किया हम भी कर लेते हैं। अब उसकी क्या प्रायोरिटी थी, क्या संसाधन थे उस पर, नहीं वो चीज़ जो वहाँ बाहर काम करती है हमारे नहीं। पहले हम बॉम्बे को कहते हैं शंघाई बना देंगे, अब बॉम्बे शंघाई नहीं बन सकता। शंघाई या बॉम्बे को हम कैसे बेहतर बना सकते? भाई कौन सा रॉकेट साइंस है कि मतलब इतना प्रदूषण हो, इतना जो पानी की समस्या हो, इतना फ्लडिंग हो, है ना? हमें अपनी जो समस्या खुद हल करना चाहिए। तो वो हम नहीं करते, हम कॉपिंग में बहुत लग जाते हैं, है ना, कि उसका मॉडल कॉपी कर लो, ये कर लो, जो वहाँ पे हो रहा है उसको कॉपी कर लो, है ना। और वजह क्या है? जो हमारा एलीट क्लास है ना, उसका मकसद ये है कि हम दुनिया से ग्लोबलाइज करें। वो हमारे आम निवासी से ग्लोबलाइज नहीं करना चाहता। उसका मॉडल है बाहर कैसे, है ना। हर एक जो समृद्ध परिवार है उसके एक दो लोग जो NRI हो गए हैं, वो वहाँ जाके अपना काम करते हैं वगैरह वगैरह। और इसीलिए आप देखें कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो आजकल देश छोड़ के जा रहे हैं, है ना। वो दुबई जा रहे हैं, वो कहीं और सिंगापुर जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो 2.5 लाख अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में से करीब 50,000 तो छोड़ के जा चुके हैं, है ना, क्योंकि उनको लगता है यहाँ पे कुछ नहीं है ना। तो उनकी वो आस्था नहीं है यहाँ पे ना। तो ये हमारा जो समृद्ध समाज है उसको ग्लोबलाइजेशन हमारे अपने आम आदमी से करना चाहिए, उसकी तरफ देखना चाहिए। वो देखता है कि भाई मैं यूरोप में जाऊँ, मैं अमेरिका में जाऊँ, जो वहाँ का समृद्ध समाज है उसकी तरह हूँ। तो हमारी जो रिसोर्स की कमी है ना, वो इसीलिए है क्योंकि जो हमारा समृद्ध समाज जो 3% है वो एक यूरोपियन लाइफस्टाइल लीड करना चाहता है, वो एक अमेरिकन लाइफ, पर उनकी प्रति व्यक्ति आय तो हमसे 20-30 गुना ज़्यादा है। तो अगर 3% लोग 30 गुना ज़्यादा खर्च करना चाहेंगे तो 90% GDP तो वही एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो बाकी 97% को तो 10% ही मिलेगा। तो इसलिए फिर जो हमारे पास रिसोर्स साधनों की कमी हो जाएगी। तो अगर हमारा जो इलीट वर्ग है उसका एटीट्यूड चेंज हो जाए कि हमें देश के लिए करना है ना। अब ये पेट्रियटिज्म वगैरह कैसे आता है ये भी सोचना पड़ेगा। वो अगर आप काले धन की अर्थव्यवस्था चलती रहेगी, इसी तरह से जो पॉलिटिक्स चलती रहेगी, तो वो नहीं होगा पेट्रियटिज्म तो तब आता है जब आपको लगता है कि भाई आपकी लीडरशिप सही रास्ता। काला धन अभी भी अपने काम पे लगा है, इस बात का आंकड़ा क्या है? देखिए ऐसा है, काला धन जब कम होगा तो आपका डायरेक्ट टैक्स GDP रेशियो बढ़ जाएगा, है ना। अभी आपका डायरेक्ट टैक्स GDP रेशियो 5.5-6.5% के बीच में घूम रहा है ना। जिस दिन आपका काले धन की अर्थव्यवस्था पे जो वो कंट्रोल जाएगा, यही डायरेक्ट टैक्स GDP रेशियो 15-20% पहुंच जाएगा। आपको इतना इनडायरेक्ट टैक्स नहीं खर्च करना, उठाना नहीं पड़ेगा जो आपके गरीब आदमी पैसा डालता है, जो मिडिल क्लास पैसा डालता है। मिडिल क्लास हो सकता है 4-5-6% टैक्स देता है इनकम टैक्स का, पर वो 15-20% इनडायरेक्ट टैक्स में देता है, बिल्कुल, है ना। हर सामान पे देता है। हर सामान पे आपने जूता खरीदा, कपड़ा खरीदा, आपने जो फ्रिज खरीदा, आपने खरीदा, सब पे उसको देना पड़ता है। तो 15-20% उसका जाता है डायरेक्ट टैक्स में, उसका 4-5% जाता है। तो जो अमीर आदमी है वो मिडिल क्लास के कंधे पे गन रख के शूट करता है। वो कहता है अरे देखो जो मिडिल क्लास का जो है वो जो टैक्स बढ़ जाएगा। वो ये नहीं उसको बताता कि भाई आपका डायरेक्ट टैक्स तो 5% है, आपका इनडायरेक्ट टैक्स 20-25% है, आप इनडायरेक्ट टैक्स बचाओ। आप डायरेक्ट टैक्स चाहे 5 की जगह आप 10% दे दो। अभी बहुत लोग हैं इस देश में जो टैक्स नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो तो काली कमाई है ना। अब तो आय पर मतलब टैक्स देना ही नहीं चाहते हैं, वो काली कमाई। बहुत नौकरी वालों के अलावा बहुत बिजनेस हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सब हैं, क्योंकि आस्था नहीं रही देश में ना। वो सब अपना अपना देख रहे हैं। राष्ट्रवाद तो ये है, हाँ जी हाँ, कि आपको लगे कि भाई अपनी थाली से निकाल के मैं देश के लिए दूं। हाँ, ये है राष्ट्रवाद। इससे पता चलेगा, खाली नारे लगाने से कैसे। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने कहा ना कि मोदी जी को एक क्लाइमेट क्रिएट करनी है जिसमें सबसे पहले जो रूलिंग पार्टी है उसको ब्लैक इनकम जनरेशन, करप्शन को अपना रोकना पड़ेगा, तभी एक एग्जाम्पल सेट होगा। मतलब हम सबको कहते हैं, सारी ऑपोजिशन पार्टी को, कि आप करप्ट हैं, और उनके करप्ट लोगों को लेके आप जो अपने जहाँ चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, तो फिर कैसे लोगों की आस्था होगी कि आप करप्शन से डील करेंगे। तो ये मतलब एक हमारे देश में एक माहौल बनाने की ज़रूरत है। मोदी जी को एक मौका है, इसमें सबको अपील करने पर सबको साथ लाना पड़ेगा, ऑपोजिशन को भी साथ लाना पड़ेगा। RBI की क्या भूमिका होनी चाहिए अभी जब ये संकट है? जब सप्लाई शॉक है तो RBI नहीं कर सकता कुछ। RBI अपना इंटरेस्ट रेट को चेंज कर सकता है,
कुछ और थोड़े बहुत ऐसे कदम उठा सकता है, पर वो सप्लाई शॉक है ना, वो सप्लाई कहाँ से रेस्टोर करेगा? देखिए, अब जो एनर्जी की कमी है तो एनर्जी नहीं ला सकता ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि भाई आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट को इधर उधर करें, पर इंटरेस्ट रेट करने में भी गड़बड़ी है। आपने अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो जो इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है वो और कम हो जाएगा, है ना। तो आप इंटरेस्ट रेट भी नहीं बढ़ा सकते, है ना, इंटरेस्ट रेट घटा भी नहीं सकते। तो जो इंटरेस्ट रेट है उसी को बना के रखिए, बस बरकरार रखो, वही बहुत है ना। आप ज़्यादा इधर उधर नहीं कर सकते, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सोने पे रोक लगा, वो तो सरकार करेगी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। तो आरबीआई का रोल ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत इसमें ज़्यादा कुछ है। खास नहीं। हाँ, क्योंकि सप्लाई शॉक है ना। सही। सप्लाई शॉक में आरबीआई क्या करेगा, है ना। डिमांड अगर ज़्यादा होती तो कुछ हो सकता था, है ना। ये हो सकता था कि अच्छा आप डिमांड को कर्ब करें, तो आपका तो प्रोडक्शन वैसे ही गिरने वाला है। आप डिमांड को और कम कर देंगे तो और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए आरबीआई को इससे बहुत कुछ नहीं करना चाहिए। जो है सरकार को करना है, वो सरकार को भी, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी में आपकी प्रॉब्लम आएगी, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे, टैक्स कम होगा, आपको डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड करना है। सरकार को नेशनल कंसेंसस बिल्ड करके आज की समस्या से डील करना, ये मेरा मानना है सबसे बड़ी चीज़ है। मेरा आखिरी एक आध सवाल और है। जैसे एक तो यही कि अगर देश का प्रधानमंत्री ही अपील कर दे तो जो FIIs हैं जिनका मार्केट में, अब तो खैर मैं देख रहा हूँ कि घरेलू मार्केट मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अपने वो पैसा लगा रहे हैं, बट फिर भी FIIs का बहुत बड़ा स्टेक है। तो उनके बीच क्या ये संदेश नहीं जाता है कि भाई गड़बड़ है चीज़ें, और एक डर का माहौल पैदा होता हो कि ये क्या हो रहा है देश में? तो FII तो पहले ही से बाहर जा रहे हैं, वही है ना। वो क्यों जा रहे हैं? और ज़्यादा नहीं जाएंगे? नहीं, हाँ, वो और ज़्यादा जाएंगे क्योंकि समस्या ज़्यादा बढ़ रही है ना। आपने सही समय पर कदम नहीं उठाया तो उनको भी दिखेगा कि समस्या। पर FII इसलिए बाहर जा रहे थे क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो बिगड़ गया है ना। अगर आप क्रोनी कैपिटलिज्म करेंगे तो यानी कि जो क्रोनी आपका नहीं है उसके लिए जो तो प्रॉब्लम है कि कल उसका प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज हो सकता है कोई क्रोनी उठा ले, है ना। तो आपके NRIs भी बाहर जा रहे हैं, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी बाहर जा रहे हैं, है ना। तो जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो इसलिए भी ख़राब हो रहा है क्योंकि आपके यहाँ जो दंगा फसाद भी हो रहा है। आपकी एक जो कहा जा रहा है ना कि भाई पॉलिटिकली अनस्टेबल जो सिचुएशन हो रही है ना। हालांकि सरकार बड़ी स्टेबल है, मतलब जो रूलिंग पार्टी है वो तो डोमिनेट कर रही है, पर एक इंस्टेबिलिटी भी दिखती है क्योंकि जो आपस में गड़बड़ियाँ हो रही हैं तरह तरह की, है ना। और फिर सबसे बड़ी बात कि अमेरिका में मार्केट बहुत तेज़ हो गया है, वहाँ पे रिटर्न बहुत अच्छा हो गया है, और आपके यहाँ कोई रुपया गिर रहा है तो आपका डॉलर में रिटर्न कम हो गया है, तो इसलिए भी वो बाहर जाएंगे। तो FII तो ये देखेगा भाई मेरा प्रॉफिट कहाँ है, पैसा बन है रहा ना, कहाँ ज़्यादा मुझे होगा, तो वो अमेरिका में दिख रहा है अभी। तो इसलिए जो भारतीय जिनके पास पैसा है वो भी बाहर डालने की कोशिश में है कि वो भी है वहाँ पे। अब तो सबके पास ऑप्शंस हैं बाहर मार्केट में पैसा लगाने के। तो इसलिए LRS वगैरह तो आपको रोक ही देना चाहिए था, वो आपने किया नहीं। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगेन वही आ जाते हैं कि भाई क्या नेशनलिस्टिक फीलिंग है देश में कि जिससे हमारे इन्वेस्टर तो यहाँ पे इन्वेस्ट करें, FII तो जाएगा ही, है ना। उसका तो कुछ नहीं है, उसका तो वो तो देख रहा है दुनिया में कहाँ उसको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा वहाँ जाएगा, है ना। FDI भी यही है कि FDI भी देखेगा कि भाई यहाँ पे अगर डिमांड की कमी है तो मैं यहाँ क्यों इन्वेस्ट करूँ, मैं बाहर इन्वेस्ट करूँगा। तो FDI से तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर कम से कम जो आपका अपना अपने लोग है, अपने लोग हैं, कम से कम उनको अपील करके वो पैसा यहाँ पे आए। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री ने अपील करते हुए 1 साल का वक्त तय किया, क्या संकेत होंगे ऐसे, क्या संकेत दिखने लगेंगे कि हम मान लेंगे कि उनकी अपील जो थी वो सफल रही? अब ये तो देखिए बड़ा मुश्किल सवाल है कि आपको सोना आना कम हुआ, स्मगलिंग नहीं हुई, है ना, तो वो एक रेट गिरते दिखेंगे। रेट भी गिर सकते हैं क्योंकि अगर आपका सोना आना कम हो गया, लोगों ने ख़रीदना कम कर दिया तो रेट गिर सकते हैं, वो ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट के क्लोज आए, है ना। पर सोने का हुआ ये था कि देखिए जब से रूस का जो है वो प्रतिबंध लगाया था अमेरिका ने, तो सारे सेंट्रल बैंक्स को लगा कि हमारे ऊपर भी किसी न किसी दिन ये प्रतिबंध लग सकता है, तो हम डॉलर होल्डिंग कम कर दें, गोल्ड ज़्यादा करें। तो सारे सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड ज़्यादा रखना, हमारे RBI ने भी एक्स्ट्रा गोल्ड खरीदा है ना, क्योंकि सारे सेंट्रल बैंक मिल के जब गोल्ड खरीदेंगे तो गोल्ड के दाम बढ़ जाएंगे, है ना, क्योंकि गोल्ड तो उतना ही लिमिटेड अमाउंट आता है दुनिया में, है ना। तो इसलिए गोल्ड के दाम बढ़े पिछले दिनों में।
तो इसलिए मेरा मानना है कि वो तो गोल्ड के दाम इसलिए हैं क्योंकि इस समय एक अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी में लोग गोल्ड खरीदते हैं, है ना। पर अगर हमारे देशवासी गोल्ड खरीदना कम कर दें और हमारे जो गोल्ड के प्राइसेस थोड़े से मॉडरेट करें तो मतलब कि कुछ सफलता मिली। और क्या संकेत फॉरेन होंगे? एक्सचेंज के जो रिजर्व हैं, अगर बाहर से पैसा आने लगे, अगर जो हमारा जब लोगों का जब ब्लैक का पैसा बाहर है वो आने लगे किसी फॉर्म में, तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के Forex रिजर्व बढ़ेगा। बढ़ेंगे नहीं तो घटेंगे इतने नहीं। हाँ। अभी तो बड़ी तेजी से 2 महीने में $30 बिलियन गिर गया, तो वो इतना ज़्यादा नहीं गिरेगा। वो भी एक साइन है कि भाई कुछ तो लोगों ने फॉलो किया है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, फिर जैसे कि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल का तो बढ़ेगा ही, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं बढ़ाएंगे तो उसकी खपत कम नहीं होगी, है ना। जब आप ये हमको पेट्रोल बढ़ा देना चाहिए, डीजल नहीं बढ़ाना चाहिए। डीजल तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन में, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, उसको बढ़ाएंगे तो ज़्यादा होगा। पेट्रोल बढ़ाएंगे तो भी हमारे टैक्सी वगैरह वालों पे असर पड़ेगा, पर उसका इतना मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं होगा जितना डीजल का। तो इसलिए दोनों के बीच 5-6 रुपए से ज़्यादा का फर्क अब रह नहीं रह गया। पर पेट्रोल को अगर आप बढ़ा भी देंगे तो उसका इतना बैड इफेक्ट नहीं होगा जितना डीजल को बढ़ाने। तो इसलिए ऑप्टिमाइजेशन के लिए उसको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए अगर वहाँ पे कंजम्पशन कम हो जाता है, हमारा पेट्रोल में जो बढ़त होती थी वो नहीं हो और वो कम हो जाए, तो इसका मतलब है लोगों ने ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना शुरू किया बनिस्बत प्राइवेट के। तो ये सारे सिग्नल्स होंगे कि मोदी जी की अपील कुछ कामयाब। और मुझे लगता है कुछ तो, क्योंकि जो उनकी रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो कुछ तो ये करेंगे ही, तो कुछ हद तक तो ये होगा, पर लेकिन उसका मतलब पूरे अर्थव्यवस्था में पूरा कितना असर पड़ेगा वो डिपेंड करता है कि इन जनरल लोग कर रहे हैं नहीं। आम लोगों को करना पड़ेगा। आम लोगों को, आम मतलब कि जो टॉप 5%, जो बेचारा 95% है, वो तो कुछ सैक्रिफाइस, उसके पास ताकत ही नहीं, उसके पास कोई सैक्रिफाइस करने की चीज़ ही नहीं है। वो तो वैसे ही अपना पेट काट के जाए, हाँ, क्या चीज़ त्यागेगा, है ना। वो ना विदेश जाता है, ना सोना खरीदता है, ना कुछ करता है। तो ये 5% जो है ना, इन्हें देशभक्ति दिखाने की जरूरत ज़्यादा है। हाँ, जो हमारा समृद्ध समाज है ना, वो अगर ये सब फॉलो करने लगे तो उनकी आस्था कितनी है सरकार में, लीडरशिप में, वो दिखाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आज फिर वक्त देने के लिए। और प्रोफेसर अरुण कुमार यही कह रहे हैं कि जो 5% लोग हैं जो संसाधनों के ढेर पर बैठे हैं, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त राष्ट्रहित में त्याग करने की। वो कर भी सकते हैं, उनके पास त्यागने को कुछ है भी। तो जब प्रधानमंत्री अपील करने लगे, तेलंगाना के सिकंदराबाद में उन्होंने जो कुछ कहा पूरे देश में पहुंचा, जब वो अपील करने लगे तो फिर ये मान लेना चाहिए कि बात गंभीर है, और जब बात गंभीर है तो आगे आना चाहिए। खैर, साल भर बाद फिर प्रोफेसर अरुण कुमार को न्योता देंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, और तब बात करेंगे ये कि अपील सफल हुई वाकई या नहीं हुई। कमेंट बॉक्स खुला है, आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कुछ भी लिख सकते हैं, सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतने धैर्य से सुनने देखने के लिए।